उसको ठीक वक्त आने पर खोलना। उसकी बातों का मतलब समझते हुए लाल आंखें किए हुए बोली, यानी कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही कि आप मेरे साथ इस तरह बेहुदा बातें करो। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा जो तुम मुझे बेशरम होने का ताना दे रही हो। मैं तो तुम्हें बस ये कह रहा था कि मुंह उस वक्त खोला करो जब तुम खाना खाती हो। क्या तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला था? अच्छी थी, तुम तो बहुत ही गंदी लड़की हो। मैं तो तुम्हें मासूम समझता था। ये सुनकर अनवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे एकदम से रोता हुआ देखकर वो बेचैन हो गया था, तो उसके दिमाग में भी नहीं था कि वो इतनी सी बात पर भी रोना शुरू कर देगी। अगले ही पल अनवी का बाजा स्टार्ट हो गया था। उसने गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया था और चीखना शुरू कर दिया था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सब हवेली वाले जाग चुके थे। और फिर उस दिन पहली बार जयपाल की अपने पापा के हाथों बहुत डांट पड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। ये मुझे बहुत ही अजीब बातें कहते रहते हैं और ये मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाते रहते हैं, मुझे डराते भी हैं, मुझे घूरते भी रहते हैं, और अगर मैं इन्हें मना करती हूँ तो मुझे धमकियाँ भी देते हैं। ये बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही गंदे हैं। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। आप मेरा दाखिला हॉस्टल में करवा दो अंकल जी। जयपाल उसकी चालाकी देखकर तिलमिला उठा था। उस लड़की को मेरे हाथों बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। वहीं पर खड़े खड़े उसने दिल ही दिल में दांत कपकपाते हुए कहा था। उसने अपने पापा को सफाई देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पापा ने हाथ उठाकर उसे चुप होने का इशारा कर दिया। असल में सब बहुत गुस्से में लग रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वह छोटी सी बच्ची है, मासूम है, कम से कम उसे तो छोड़ देते। पापा, आप तो यूं ही कह रहे हैं, ना जाने मैंने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हो, तो तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से, और दोबारा तुम मुझे उस लड़की के आसपास भी भटकते हुए नजर नहीं आने चाहिए। आखिर में उस लड़की को आना तो मेरे पास ही है। पहले मैंने सोचा था कि उसे थोड़ा सा वक्त दूंगा, लेकिन वह इस काबिल नहीं है। और फिर उस रात उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया था। कमरे में जाने के बाद उसका गुस्सा काफ़ी हद तक हल्का हो गया था, क्योंकि वह ज़्यादा देर तक उससे नाराज़ भी नहीं रह सकता था। वैसे उसमें उस बेचारी की भी कोई गलती नहीं थी। मैंने बात ही ऐसी कर दी थी। शर्मिंदा होते हुए उसने अपने बालों में हाथ फेरा था। अब अपने दादाजी से ही मदद लेनी पड़ेगी। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए सोचा, वैसे भी मेरी पत्नी है, मैं यूं भी उसके पास जा सकता हूँ, लेकिन मेरी शादी जो है ना, थोड़ी सी पुरानी हो गई है, दोबारा से शादी करनी पड़ेगी। अपने ख्याल पर मुस्कुराते हुए उसने इसी वक्त अपने दादा का नंबर डायल किया था, लेकिन दादा को 2 दिन पहले ही उनके पोते ने फ़ोन में एरोप्लेन मोड लगाना सिखाया था। एरोप्लेन मोड पर लगाकर वो बड़ी तसल्ली से नींद में जाते खर्राटे भर रहे थे और अपने सपनों में उड़ रहे थे। दादा, आप क्या कर रहे हैं? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? उनको रात को सोता हुआ देखकर वे खुद भी बेड से टेक लगाकर लेट गया था। हे मेरे भगवान, मेरे सपनों में उसी हसीना को लाना, या फिर मुझे कोई सपना मत दिखाना, क्योंकि उसके अलावा मैं किसी और को अपने सपने में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने बेकाबू होकर अपने भगवान से प्रार्थना की थी, जबकि दूसरी तरफ कमरे में बैठी हुई अनवी दिल खोलकर मुस्कुरा रही थी। इधर उसकी नज़रों के सामने बार बार अपनी नादान पत्नी की शक्ल घूम रही थी। मजा आ गया, कसम से मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो कैसे एकदम से डर गया था। सिर्फ मेरे सामने ही हीरो बनता है, मुझे ही आंखें दिखाता है। अंकल जी के सामने कैसे उसकी हवा गुम हो जाती है। वह जहर लगता है मुझे, खड़ूस इंसान। भगवान करे कि वो यहाँ से चला ही जाए, लेकिन वह तो कहीं भी नहीं जाएगा। ये तो खुद उसकी अपनी हवेली थी, मुझे ही यहाँ से जाना होगा। वह जो खुशियाँ मना रही थी, अगले दिन उस पर एक बहुत बड़ी तूफान टूटने वाली थी। दादा ने उसे वापस अपनी हवेली में बुला लिया था, जबकि अभी उसके फर्स्ट ईयर के पेपर भी नहीं हुए थे। और फिर दादी ने जो खबर उसे दी थी, वह सुनकर उसे अपनी पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आई थी। उसके सपनों का महल टूट गया था। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी मेरे बारे में। मेरी शादी? नहीं नहीं दादी, आप ये क्या कह रही हैं? उसे खड़ूस आदमी से मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ, मैं बचपन में थोड़ी बेवकूफ़ हुआ करती थी, लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि मैं उस खड़ूस से शादी कर लेती। फालतू की बातें मत करो, वह तुम्हारा पति है। अपने पति के बारे में इस तरह की फालतू बातें करती हो, भगवान नाराज़ हो जाते हैं। उसकी दादी ने उसे बहुत डांटा था, फिर विश्वास दिलाया था। उन्होंने वह तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें सच में उस खड़ूस आदमी के साथ उसकी शादी हो रही थी। फिर से उन दोनों की शादी थी, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि वह आदमी से शादी नहीं करेगी।
शादी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही करेगी। यानी उस छोटी अकड़ू लड़की को अभी और ज़्यादा 5 साल का इंतज़ार करना था। उसे कोई खास समस्या तो नहीं थी, क्योंकि वह लड़की वैसे भी उसकी नज़रों के सामने ही रहा करती थी। वह एक बार फिर से अपने दादा के घर वापस आ गई थी, लेकिन अब तो इस छोटी नादान के तौर तरीके ही बदले हुए थे। वह खुलेआम उसको पसंदीदा नज़रों से देखा करता था और उसे हमेशा अजीब तरह के इशारे भी किया करता था, जिनको देखकर वह शर्म से पानी पानी हो जाती थी। दिल ही दिल में उससे चिढ़ती रहती थी, लेकिन उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। वह कई बार अपनी सहेलियों के सामने उसकी बुराइयां भी कर चुकी थी, जो कि उस खड़ूस जयपाल ने अपने कानों से खुद सुनी थी। पता नहीं जब भी उसकी बुराइयां करती थी तो जयपाल को कैसे खबर हो जाती थी, और वह तो ऐसा लगता था जैसे कोई बेताल जिन हो जो कहीं पर भी पहुंच जाता था। फिर सजा के तौर पर उससे अजीब तरह की मांग करता था। मैं उस इंसान से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। नहीं, मैं उसके साथ उसके घर नहीं जाऊंगी। मुझे उस इंसान से बचने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, वरना उसने तो मेरी जिंदगी ही नर्क बना देनी है। उसे जयपाल से नफरत नहीं थी, बल्कि उसे चिढ़ थी, क्योंकि उस पर अपना रोब जमाता था। जब वो बड़ा अकड़ू तरह का व्यवहार उससे रखता था, तब वो अक्सर ही चिढ़ जाया करती थी, और उसने उसके बारे में बहुत सी अजीब तरह की बातें भी सुन रखी थी, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जयपाल का बहुत सी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था, और ये बात जयपाल के छोटे भाई ने ही बताई थी। एक दिन वह जब आंगन में बैठी अपने कार्टून देख रही थी, तब उसके पास जगदीश आया था। जगदीश के थोड़ी देर पहले ही जयपाल के साथ लड़ाई हो गई थी। उसने बदला लेने के लिए उसकी पत्नी का ही इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। उस दिन जगदीश ने अजीब तरह की बातें की थी, आधी झूठी आधी सच्ची मिलाकर उस नादान लड़की को बताई थी। वह अनभी तो गुस्से में तिलमिला उठी थी। अपने कानों पर विश्वास करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं आपकी सर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। जगदीश ने जल्दी ही उसके सर पर हाथ रखा और फिर दिल ही दिल में उसके लिए प्रार्थना भी कर डाली। हे भगवान, उसकी लंबी जिंदगी देना, क्योंकि उसने झूठी कसम खाई थी। और फिर एक दिन जब वो जयपाल से बात करने के लिए उसके कमरे में गई, तो अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर उसके कदमों के नीचे से जमीन हिलकर रह गई थी। जयपाल किसी को जान से मारने के लिए कह रहा था। वह अपने कमरे में किसी को भी जाने नहीं देता था। एक दिन जब वो जबरदस्ती अंदर गई थी, तब उसने जयपाल की तकिए के नीचे बंदूक रखी हुई देखी थी, और उसके अलावा वहाँ दीवार पर कुछ लोगों की तस्वीर टंगी हुई थी। उन पर क्रॉस के निशान लगे हुए थे। कुछ लोगों पर तीर लगा हुआ था, कुछ पर टारगेट लगे हुए थे, कुछ अजीब से साइन बने हुए थे। वो कोई बेवकूफ़ और इतनी भी नासमझ नहीं थी जो ये सब देखकर समझ न पाती कि जयपाल की जिंदगी में क्या चल रहा है। उसे पूरा अब विश्वास हो गया था कि जयपाल एक कातिल है, और कातिल के साथ वे नहीं रह सकती। उसे इस इंसान से पीछा हर हाल में छुड़वाना ही पड़ेगा। वह रात में बहुत ज्यादा रोई थी जब उसने उसके कमरे में बहुत से लोगों की तस्वीरों पर क्रॉस लगे हुए देखे थे। आखिर तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? दूसरी तरफ जयपाल, जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, सामने ही लैपटॉप खुला हुआ था। उसने जब उस छोटी सी लड़की को कमरे में दाखिल होते हुए देखा, तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींच ली थी। वह कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी कमसीन सी पत्नी उसके कामों में दखल अंदाजी करे। वह अपनी फैमिली को हमेशा ही हर चीज़ से दूर रखना चाहता था, लेकिन उस कमसीन के अंदर जो बड़ा सा कीड़ा मौजूद था, वह उसे चैन नहीं लेने देता था। और फिर उस कीड़े की वजह से मजबूर होकर वह बार बार उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने पहुंच जाती थी, जबकि वह उसे हर तरह से डरा कर भी देख चुका था। वह उसके पास जाकर उसकी सांसों को भी निचोड़ चुका था, उसे प्यार से भी समझा चुका था, लेकिन वह भी अपनी बातों की बहुत पक्की लड़की थी। उसने भी दिल ही दिल में ये अटल फैसला किया हुआ था कि जब तक उसकी हकीकत सभी घर वालों के सामने नहीं ले आएगी, तब तक उसके दिल को ठंडक नहीं मिलेगी, और जयपाल ये कभी भी मुमकिन नहीं होने दे सकता था। इसलिए आज जब उसे बेसमेंट में देखा तो जयपाल को बहुत गुस्सा आया था, मगर वह उस लड़की पर गुस्सा नहीं करता था। वैसे भी जब उसे देखता था तो अपना सब कुछ भूल जाता था। उसे सिर्फ वही लड़की नजर आती थी। उसका खूबसूरत सा फिगर जयपाल की नज़रों के सामने हमेशा घूमता रहता था और उसके होश उड़ाने लग जाते थे। वह कमसीन बड़ी मुश्किल से उसके चुंगल से आज़ाद होकर निकल पाती थी। अगले कुछ दिनों तक जयपाल का सामना नहीं हो पाया था। इस बात पर उसने अपने भगवान का बहुत धन्यवाद किया था,
लेकिन वह चुपके चुपके जयपाल के कमरे में जाना नहीं भूलती थी। उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसका कमरा हमेशा लॉक रहता था और चाबी जयपाल के अलावा किसी और के पास भी नहीं होती थी। उस कमरे की कोई डुप्लीकेट चाबी भी नहीं थी। वहाँ लॉक पासवर्ड से खुलता था और अगर दोबारा पासवर्ड गलत हो जाए तो सायरन बजने लग जाता था, जिसका कनेक्शन जयपाल के मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ था। यानी उसने हर तरफ से पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। अन्वी कमरे में बैठी कॉलेज का काम कर रही थी। तभी मीसा भूख लगते ही उसके कमरे में दाखिल हुई थी। यार आओ ना, सूप पीने चलते हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है, मीसा ने ललचाए हुए अंदाज में कहा था। तो फिर चलो, मैं भी बोर हो रही हूँ, मुझसे भी और ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रहा। अन्वी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी, मगर एक छोटी सी समस्या है। मीसा ये कहकर खिसियानी सी हंसी हंसते हुए उसके स्टडी टेबल पर जाकर बैठ गई थी। अन्वी ने उसे जल्दी से वहाँ से उठने का इशारा किया, क्योंकि उसका सारा सामान बिखरा हुआ था। क्या समस्या है? हमारे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी की चाबी जयपाल भाई के कमरे में है और हमें पहले वो चाबी उठानी होगी। ये लो मेरे हाथ देखो, मैं उस इंसान के कमरे में किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारा सूप पीने का बहुत दिल कर रहा है तो तुम खुद ही चली जाओ। उसने दोनों हाथ उठाकर साफ शब्दों में मना किया था। यानी अब तुम मेरी मदद नहीं करोगी। यार यार ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था। उस दिन मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पीछे की तरफ ना खींचती तो वह गाड़ी वाला कब का तुम्हें टक्कर मार कर चला जाता। वह टक्कर मार देता तो ही अच्छा होता। मुझे तुम्हारे भाई से शादी तो नहीं करनी पड़ती, उसने जले हुए अंदाज में कहा था। मीसा आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगी थी। मेरे भाई पर दुनिया की सारी लड़कियां मरती हैं और उसे शादी करने के लिए तरसती हैं, बेचैन रहती हैं, मगर मेरा भाई तुम्हारा दीवाना है। तुम्हें तो इस बात का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे धन्यवाद करने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कानों को हाथ लगाते हुए बोल रही थी। तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो तो ठीक है, मेरे भाई को जाकर बता दूंगी कि तुम उस दिन अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड के घर डांस पार्टी में गई थी और वे जल्दी से अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, क्योंकि ये खबर लीक हो जाती तो उसके लिए खतरा साबित हो सकता था। तुम एक बहुत ही कमीनी लड़की हो, मैंने कभी गौर नहीं किया, और जब तुम ये अपने मुंह से कहती हो तो मुझे एक अनजानी सी खुशी मिलती है। मीसा ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा था। उसका हाथ पकड़कर वह जयपाल के कमरे में आ गई थी। पूरा कमरा उस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। मीसा के हाथ छोटे छोटे कदम उठाते हुए मोबाइल की स्क्रीन की मदद से आगे बढ़ रही थी। तुम्हें उस अंधेरे में नजर क्या आ रहा है? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अन्वी ने जले हुए अंदाज में कहा था। तुम चुप कर जाओ वरना वह खड़ूस आ जाएगा। खड़ूस सच में जाग रहे थे और आंखें बंद करके बस सोने की एक्टिंग कर रहे थे। मीसा ने अपनी ही धुन में मगन होकर कमरे की लाइट ऑन कर दी थी। उसे गलती का एहसास उस वक्त हुआ था जब जयपाल ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने वे दो खूबसूरत लड़कियां बड़ी डर में थर-थर कांप रही थी। एक उसकी पत्नी थी, दूसरी उसकी खुद की बहन थी। बहन को तो उसने घूरती हुई नजरों के अंदाज से भगा दिया था। उसकी नजरें अपनी पत्नी के हाथ में अपनी गाड़ी की चाबी पर टिक गई थी। यहाँ पर क्या कर रही हो और ये गाड़ी की चाबी लेकर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा था। वो बोली, भाई असल में उसकी तबीयत बहुत खराब थी। सुबह से ये तेज बुखार में तप रही थी। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसको गरम गरम सूप पिलाओ। बस उसी सूप पिलाने के लिए आपकी गाड़ी को मार्केट तक ले जा रही थी। उसके लिए आपकी गाड़ी की चाबी भी तो चाहिए थी। अगर आप दे दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये तो परिवार का बच्चा बच्चा जानता था। मीसा जब भी समस्या संभालने की कोशिश करती थी, समस्याओं को और ज़्यादा बिगाड़ देती थी। अभी अभी ऐसा ही हुआ था। तुम यहाँ से जाओ, मैं उसको सूप पिलाकर ले आता हूँ। दांतों पर दांत जमाकर उसने मीसा को बाहर निकल जाने के लिए कह दिया था। अन्वी ने उस मक्कार सहेली की बाजू पकड़ी। तुम कहाँ? मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम भूल गई हो हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। आई एम सॉरी। अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है और जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मरने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मीसा ने नाक से मक्खी उड़ाई और उसके साथ हर तरह का संबंध खत्म करती हुई अपना हाथ छुड़वाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा, तुम्हारा इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी सगा नहीं है। वह उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने ऊपर लिटा चुका था। वह जोर से उसके सीने से जाकर लगी थी। उसकी धड़कनें भी जयपाल के सीने से जाकर टकराई थी। अगले ही पल जयपाल ने उसकी कमर पर हाथ डालकर
उसे खुद में खींच लिया था। वह उसके जिस्म की नमी को महसूस करता हुआ मदहोश हो रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हें हल्की सी सजा दे रहा हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप हमेशा ही मुझे बेचैन करके छोड़ देते हो। ये कहकर उसने जुबान दांतों तले दबा ली थी। मोहब्बत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। जयपाल ने उसको हल्का सा खुद से दूर किया, फिर उसकी आंखों में झांकने लगा। उसके होंठों पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई थी। मुझे लगता था तुम फिर नहीं करती होगी। वैसे ये बहुत बड़ी गलती है ना। मुझे तुम्हें इस तरह बेचैन करके नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारी ये सारी बेचैनी दूर कर देनी चाहिए। लेकिन आज तुमसे वादा करता हूँ, आज तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। वह उसकी शर्ट पर अपना हाथ डालते हुए बोला तो उसने मजबूती से जयपाल के हाथों पर अपने हाथ रख लिए थे। अभी हम दोनों की विदाई भी नहीं हुई है, इसलिए मेरे साथ इस तरह करने की कोशिश भी मत करना। मैं तो आज ही विदाई करवाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम एक बार हाँ तो करो। मैं आपसे दोबारा शादी नहीं करूँगी और ना ही आपके साथ विदा होने का मेरा कोई इरादा है। क्या मैं उसकी वजह जान सकता हूँ? मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आप कातिल हैं। ये कहकर फिर से वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं जब भी आपसे मोहब्बत करने की कोशिश करती हूँ, जब भी आपके पास आने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे उन लोगों के चेहरे याद आ जाते हैं जिनके ऊपर आपने क्रॉस का निशान लगाया हुआ था, जिनको आपने अपनी जान से मारा था। अगर मैं उन लोगों को जान से ना मारता तो बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। आप होते कौन हैं? दूसरों की जिंदगियों का फैसला करने वाले। वे बहुत तेज चिल्लाई थी। मेरी जान, तुम्हें अभी आधी अधूरी बात पता है। अभी ठीक वक्त नहीं आया। जब ठीक वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा। अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे हर हाल में सीक्रेट रखनी होगी। फिलहाल इस बात को अगर आप बताएंगे तो पुलिस आपको पकड़कर जरूर ले जाएगी। वह फूली हुई नाक के साथ गुस्सा करते हुए बोली थी। एक तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हो और तुम उस वक्त मुझे और भी ज्यादा प्यारी लगने लग जाती हो जब तुम इस तरह गुस्सा करती हो। अब मुझसे दूर होकर बात किया करो। उसका हाथ झटकते हुए बोली थी। मेरे हाथों को इस तरह पीछे न हटाया करो। तुम जानती हो ये चीज मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। उसी वक्त उसका मोबाइल बज उठा था। उसने देखा तो स्क्रीन के ऊपर सीनियर ऑफिसर का नंबर आ रहा था। मिशन सक्सेसफुल। आज किस्मत उस पर बहुत मेहरबान थी। उसने बेकाबू होकर अपने बालों पर हाथ फेरा था। हाँ, तुम मेरी लाडली पत्नी हो। तो क्या कह रही थी तुम? एक और मैं और कातिल लोगों के बिना वजह मारता हूँ। अगर मैं ये बात साबित कर दूं कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैं जिस किसी को भी मार रहा हूँ वो उसी लायक था, तो फिर बदले में मुझे क्या मिलेगा? पहली बात तो ये कि हमें किसी को मारना ही नहीं चाहिए। और पहले मुझे बताओ कि मुझे बदले में क्या मिलेगा? अगर मैं ये साबित करने में कामयाब हो जाता हूँ तो तुम्हें मुझसे दोबारा शादी करनी होगी और फिर शादी की रातों में मेरी सारी बातों को माननी होगी। ना तो मैं तुम्हें किसी तरह का शिकायत का मौका दूंगा और ना ही मैं तुम्हारी कोई फालतू की पेशकश सुनूंगा। मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये कबूल है? उसकी कमर को हाथ से मसलते हुए बोला था। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी। पहले आप मुझे ये साबित करके दिखाओ कि वह सब कुछ गलत है। अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश किए तो फिर देखना मेरी जान, धोखा तो मैं तुम्हें मरकर भी नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो फिर मेरे लिए मौत से बेहतर और कोई भी सजा नहीं हो सकती। उठकर खड़ा हुआ था। उसने जल्दी से चेंज किया था, जबकि वह भी उसके अलमारी के पास खड़ी थी। चलो मेरे साथ। उसके हाथों को मजबूती से अपने हाथों में लेता हुआ जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो मीसा जोर से पीछे की तरफ गिरी थी। तुम्हारी भाभी को सूप पिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। मुझे भी आपके साथ जाना है। मुंह धोकर रखो और घर पर ही बैठो। अच्छी लड़कियां आधी रात को घर से बाहर नहीं निकलती। शादी के बाद अपने पति के साथ सूप पीने जाना तुम। उसकी बातें सुनता वह लंबे लंबे डेग भरता वह हवेली के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल गया था। वे दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे जब उसने अपना कार्ड अनवी की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? उसने सवालिया अंदाज में अपने पति की तरफ देखा। खुद ही पढ़ लो। इतना तो तुम पढ़ी लिखी होगी, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अनवी ने देखा। वह एक ऑफिसर था, सीक्रेट एजेंट था। ये झूठ है, मैं इसे नहीं मानती। ठीक है मेरी जान, मेरे पास गवाही मौजूद है। फिर वह उसे एक औरत के घर पर लाया था। दरअसल ये वही लड़की थी जिसके साथ जगदीश ने जयपाल की तस्वीर दिखाई थी। वह अपने घर में अपने पति और बच्चों के साथ मौजूद थी, खाना खा रही थी। अरे जयपाल, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। आओ बैठो, खाना खाओ। तुमने जिस आदमी की तस्वीर पर क्रॉस लगाया हुआ देखा था, उस आदमी ने उस औरत की बेटी को
अपनी हैवानियत का निशाना बनाकर बेदर्दी से मार दिया था। उस औरत ने जब अनवी को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई तो उसने बेकाबू होकर अपने सीने पर हाथ रखा था। उसके लिए अपनी चीख को दबाना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर वह उसे काफ़ी लोगों के घर ले गया था। किसी का पत्नी जवान बेटा मर गया था तो किसी की बेटी की इज्जत को उसकी आंखों के सामने तार तार किया गया था। और ये सब कुछ मैंने खुद नहीं किया था, बल्कि वो पुलिस की गोलियों से मारे गए थे। मैंने आज तक कोई मच्छर भी नहीं मारा, बस मैं इन सब की जासूसी करके पुलिस तक खबर पहुंचाता रहा। तुमने मुझ पर कातिल का इल्जाम लगाया था, तुम्हें मुझ पर जरा सा तरस खाना चाहिए था। वे दोनों वापसी पर गाड़ी में बैठे हुए थे जब वो उसे शिकायती नज़रों से देख रहा था। अनवी की सारी गलतफहमियां अब दूर हो चुकी थी। उसके दिल पर जो बोझ सवार था वह अब हट गया था। वह काफ़ी हद तक तसल्ली में दिखाई दे रही थी। उन लोगों का गम उसे भी सता रहा था। आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे अपने सीनियर ऑफिसर की तरफ से मिशन कंप्लीट करनी थी। अभी उन्होंने आपको कैसे इजाज़त दे दी? क्योंकि मैंने ये काम ही छोड़ दिया। जो काम मुझे कातिल और शक की नज़रों में रखे, मुझे मेरी ही पत्नी की नज़रों में गिरा दे, वे काम करने से बेहतर है कि मैं ये काम ही छोड़ दूं। इस दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं, आपका काम है कि आप उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाइए। एकदम वो बड़े जोश के अंदाज में बोली थी। लेकिन इस तरह से मेरी ज़िंदगी खतरे में आ सकती है, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्या पता कल को तुम्हें मेरी मौत की अचानक खबर मिले। उसने जल्दी से जयपाल के होंठों पर अपना हाथ रख दिया था। हे भगवान, ऐसी बातें मत करो। भगवान ना करे आपको कुछ हो। अगर आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? उसके कंधे पर सिर रखकर फिर से रोने लगी थी। अगर आपकी जान को खतरा है तो फिर आप ये काम मत करो, क्योंकि मैं आप पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना? आपसे नफरत नहीं करती थी, बल्कि मैं आपसे चिढ़ती थी, क्योंकि आप मुझे कुछ भी नहीं बताते थे और बिना वजह मुझ पर गुस्सा दिखाते थे, मुझ पर हुक्म चलाते थे, और ना ही आप बाकी लोगों की तरह रोमांटिक थे। हे भगवान, मुझे तो कभी कभार लगता था मैं जल्लाद से भी शादी कर बैठूंगी। रोमांस का मतलब सिर्फ किस करना नहीं होता, बल्कि उसमें अपने पार्टनर को डेट पर लेकर जाया जाता है। उसके लिए फूल लाए जाते हैं, उसको छोटे छोटे गिफ्ट दिए जाते हैं, उसकी अहमियत का एहसास दिलाया जाता है, उसको घूमने के लिए अपने साथ लेकर जाया जाता है। जब मेरी सहेलियां अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाती हैं तो मुझे जेलस सी होती है, और फिर वही जेलसी का गुस्सा मैं यहाँ आप पर उतारती हूँ। ये सुनकर वह काफ़ी हद तक गंभीर हो गया था। ओ मैडम, आपके दिमाग में ये सब चल रहा था और मुझे उन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं था। असल में तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कभी कोई औरत नहीं आई है। तो फिर वो लड़की कौन थी जिसकी बेटी की आपने जान बचाई थी? यार, कम से कम उस लड़की से तो गलत मतलब मत निकालो। मुझे कोई शक नहीं है, आपने अच्छा काम किया है, लेकिन खबरदार, जो आपने उस लड़की के साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश की, आज भी वो कैसे आपके साथ हाथ मिला रही थी? यार, वो मेरी बहन की तरह है और वो विदेश से आई है, तो उसके यहाँ ये सब नॉर्मल बात है। वह हर किसी के गले लगकर मिलती है और उनकी जाति क्रिश्चियन भी है, तो उनमें ये सब बातें नॉर्मल होती हैं। पर तुम तो हिंदू हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो सबसे पहले आपके हाथ काट देने चाहिए। अब न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि तुम्हें सच बताकर मैंने अपनी नन्ही सी जान पर बहुत जुल्म कर दिया। वह डरने की एक्टिंग करते हुए बोला था, जब ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, जल्दी से घर चलो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना भी है। ओह हेलो मैडम, सोना वोना कुछ नहीं। जो वादा तुमने मुझसे किया था, पहले वो वादा पूरा करोगी। मैंने तुम्हारे साथ विदा होने का वादा किया था, तुम्हारी रातों को रंगीन करने का नहीं। वह दो टूक जवाब देते हुए बोली थी, हे भगवान, तुम एकदम से ही बहुत बेशरम हो गई हो। और हाँ, मेरी भी एक शर्त है, जब तक आप बाकी लोगों की तरह रोमांटिक नहीं हो जाते, तब तक मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। आप एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा लें, मैं विदा होकर आपके साथ नहीं रहूंगी। बेकाबू होकर उसने गाड़ी पर ब्रेक लगा दी। जयपाल ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे बहुत करीब खींच लिया। उसकी जुबान को जैसे ब्रेक लग गई। वो बहुत तेज मुस्कुरा दिया। तुम बोलती हुई बहुत प्यारी लगती हो, लेकिन जब इस तरह से सहम कर चुप हो जाती हो तब मुझे तुम अपने दिल के और ज़्यादा करीब महसूस हो जाती हो। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। फिक्र मत करो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और ना ही कोई ज़्यादा हरकत करूँगा। जब तक तुम खुद राजी नहीं हो जाती हो, पूरी तरह मुझे बेकाबू नहीं कर देती हो, तब तक मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। चाहे तुम 1000 कोशिश करो, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा।
जब तक तुम अपने मुंह से मुझे नहीं कह देती। उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला था, तो फिर मुझसे दूर हो जाओ, अब इतने भी अच्छे नहीं हो। ये कहकर वह उसके होठों को फिर से अपनी पकड़ में ले गया था। आज वह उसे खुद से दूर नहीं धकेल रही थी और ना ही उसे धुतकार रही थी। जयपाल को अब अंदाजा हो गया था, वह पहले जो कुछ भी करती थी वह गलतफहमी की बुनियाद पर ही करती थी। और फिर जयपाल ने वह सब कुछ किया जो उसकी धर्मपत्नी ने उसे करने के लिए कहा था। हर दूसरे दिन वह उसे अपने साथ घूमने के लिए लेकर जाता, लेकिन वह बीच बीच में छोटी छोटी गलतियां कर देता, जिस पर वह कभी कभार शर्म से लाल अंगार हो जाती, कभी कभार घबराकर उससे दूर हो जाती थी। लेकिन मजबूरन उसे फिर से जयपाल के पास जाना पड़ता था और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के बाद जयपाल ने उसकी विदाई भी करवा ली थी, क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह सकता था और वह उसकी पत्नी थी। अब उसकी उम्र भी हो चली थी, तो उसने उसके साथ विदाई करवा ली थी। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।